एवरीवन वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट विद्यानंद। दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट विद्यानंद में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जो है क्लास 12 का जो अकाउंट है उसमें जो चैप्टर नंबर 5 में जो है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, मतलब अंश पूंजी का लेखांकन एक जो कंपनी यूनिट है उसके अंतर्गत आता है। तो पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो शेयर होता है अंश पूंजी होता है उसके जो इश्यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर एक चित्र के देखते ही पता चल जाता होगा कि कंपनी क्या है। कंपनी ये कंपनी वर्ड क्या बताया गया है कि कंपनी का आशय क्या है, लाभ के लिए निर्मित एक संस्था है। मतलब कोई भी कंपनी क्यों बनाया जाता है, जैसे एक कंपनी बनाया जाता है। कंपनी क्यों बनाया गया, क्योंकि एक कंपनी कोई भी बनाता है तो किसके लिए बनाता है, लाभ के लिए। अगर इसको इंग्लिश में कहा तो प्रॉफिट के लिए। मतलब कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है, उसमें प्रॉफिट होने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कि ऐच्छिक संस्था, मतलब ये अपने अनुसार अपने मन से बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया, एक ऐच्छिक संस्था। तीसरा कहा कि जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होते हैं। मतलब जिसके आप पूंजी छोटे छोटे शेयर में विभक्त। अगर मान लो कोई कंपनी है जो 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए से कैपिटल से क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, तो इसका क्या होगा कि 10 लाख कैपिटल से अगर रजिस्टर्ड है तो इसका जो क्या होगा कि अगर मान लो उस कंपनी क्या कर ली, 10 वाला शेयर इश्यू कर ली, 10 वाला शेयर में, तो क्या है कि वो 10 वाला कितने का हो जाएगा, 1 लाख शेयर में विभक्त हो जाएगा। 1 लाख शेयर में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो ये वही हो रहा है कि इनका क्या है कि जिनका जो पूंजी क्या है, हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त हो। अगला कह रहा है कि इन अंशों के स्वामियों का दायित्व सामान्य सीमित हो। मतलब इसमें जो अंशों का स्वामी, मतलब जो भी अंशधारी होगा, जो भी शेयर होल्डर होगा, उसका जो दायित्व होगा, लायबिलिटी होगा, क्या होगा, सीमित होगा। क्या होगा, सीमित होगा। अगला कह रहा है कि इनके संगठन एक सामान्य वैधानिक उद्देश्य होता है। मतलब कि जो भी ये संगठन बनाएगा तो कंपनी बनाने वाले का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होना चाहिए, वैधानिक। मतलब कि अगर वो जैसे बिहार में क्या है, शराब बंद है, तो क्या कि ये वैधानिक नहीं, तो बिहार में अगर कोई शराब की कंपनी खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा, तो ये वैधानिक उद्देश्य से नहीं होगा। वो क्या होना, जो वैधानिक हो, कानून के लिए वो, कानून की नजर में अच्छा हो, लीगल हो, उसका एक उद्देश्य होता है। अगला कह रहा है कि जिसका निर्माण एवं समापन तथा अन्य कार्यवाही या अधिनियम अनुसार। मतलब कि कोई भी कंपनी का बनना, उसका खत्म होना, डिसोल्यूशन होना, क्या एक अधिनियम के अनुसार हो सकता। अगली बात यह है कि इसकी प्रबंध और संचालन व्यवस्था प्रतिनिधि व्यवस्था द्वारा आधार। मतलब कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी अगर कंपनी चलाया जाएगा, रन किया जाएगा, तो उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, संचालक मेंबर होता है, उसके द्वारा चलाया जाता है। तो ये कंपनी के बारे में आपका इंट्रोडक्शन रहा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कंपनी की विशेषता क्या क्या है, कंपनी की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि कंपनी क्या है, एक ऐच्छिक संघ है। मतलब कि कंपनी क्या है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी कब बना सकता है। मान लीजिए कि ये एबीसी लिमिटेड हुआ, ठीक है, ये कंपनी हुआ एबीसी लिमिटेड। एक मिनट, अगर कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, तो क्या है कि वो क्या किया गया कि किसी कोई भी व्यक्ति जो बनाया होगा, क्या होगा, एक अपने मन से बनाया होगा, इसलिए क्या हुए, एक ऐच्छिक संस्था हो गया। क्या हो गया, ऐच्छिक संस्था हो गया, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है, देखते हैं। अगली बात कह रहा है, इसमें पढ़ते हैं, कहा कंपनी का एक ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। मतलब कंपनी क्या है कि वो बनाया जाएगा लाभ कमाने। मतलब कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, चाहे जो भी हो, लाभ कमाना है तो कमाना, ठीक। अगला कह रहा है कंपनी को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग लाभांश के रूप में निश्चित नियमों के अंतर्गत अंतरित। मतलब देखिए कंपनी का जो लाभ होता है तो उसमें कुछ भाग को हम लाभांश के रूप में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया। मतलब जो भी उसका जो शेयर होल्डर होता है, तो कंपनी का जब शेयर इश्यू किया जाता है तो उस समय बहुत सारी बातों को रखा जाता है, बहुत सारी शर्तों को रखा जाता है कि आपको इतना परसेंट क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा, इसमें
आगे पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होता है। तो प्रेफरेंस होल्डर का क्या होता है कि उसको पहले ही बता दिया जाता है कि बाबू आपको इतना मिलेगा, इतना परसेंट लाभांश मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको समान रूप में मिलता है। तो इसके लिए जो होता है, तो जो भी लाभांश होता है निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारी में बांट देता है। अगला क्या करा है, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। जो भी इसमें शेयर होल्डर होगा उस सब कंपनी का मालिक होगा, चाहे 1 शेयर हो या 10 शेयर हो। जो भी अंशधारी होगा सब क्या होगा, कंपनी के स्वामी होगा। ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी में अंशों के रूप में अपना धन लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपना रुपया, अपना मनी इन्वेस्ट करता है तो उसका उद्देश्य एक ही होता है, क्या होना होता है, लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। तो वही कह रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कंपनी अपने अंशों का रूप में अपना धन लगाते हैं। अगला कह रहा है, इस प्रकार कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया व्यक्तियों का एक संघ। वही बात है, कंपनी क्या है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया एक व्यक्तियों का संघ है। मतलब कि कंपनी अकेले नहीं बना सकता, पर आगे पढ़ेंगे कि कंपनी अकेले भी बना सकता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, तो वो आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। तो जो यहाँ पर कह रहा है उसके अनुसार से बता रहा है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व। मतलब कंपनी का कोई भी व्यक्ति आए जाए उससे कोई मतलब नहीं। इसका कानून के नजर में क्या है, एक अस्तित्व है। क्या है, कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है। भाई सही बात है, कंपनी का निर्माण क्या होता है, कानून द्वारा होता है। उसे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त है। मतलब उसका एक अलग क्या है, वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है। एक समान कम व्यक्ति की भांति कंपनी स्वयं के नाम से व्यापार व्यवहार कर सकती है और बात चला सकते हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति अपना मुकदमा, अपना बिजनेस खुद चला सकता है, अपना व्यवहार खुद कर सकता है, अपना केस कोर्ट में दायर कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी भी कर सकती है। वाद स्वीकार करते, कोई भी वाद, कोई भी मुकदमा स्वीकार भी कर सकती है। बाहरी व्यक्तियों से अनुबंध कर सकती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉन्टेक्ट कर सकता है, उस प्रकार कंपनी भी दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। मतलब जिस प्रकार क्या करता है, कंपनी अपना कर्मचारी खुद नियुक्त कर सकता है। इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। मतलब कृत्रिम मतलब ये नेचुरल नहीं है, इसे भगवान द्वारा नहीं बनाया गया। ये क्या है, मानव द्वारा कानून बना करके, कानून के द्वारा बनाया गया। अगला कह रहा है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कह रहा है कि कंपनी का अस्तित्व वैधानिक होता है, इसके स्वामी अंशधारियों से इनका अस्तित्व पृथक होता है। मतलब कि कंपनी का जो भी अस्तित्व होता है क्या होता है, वैधानिक मतलब कानूनी होता है। ठीक है, इनके स्वामी जो हुआ, अंशधारी हो, इनका अस्तित्व इससे पृथक होता है। मतलब इसका स्वामी बदले, इसका अंशधारी बदले, इससे इसका कंपनी का कोई मतलब नहीं होता। अंशधारियों से इसका अस्तित्व पृथक इतना पृथक होता है कि अंशधारी कंपनी और कंपनी अपने अंशधारियों का मुकदमा चला सकती। मतलब कि इतना अलग होता है कि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के ऊपर मुकदमा चला सकता है, कोई भी, और कंपनी अपने शेयर होल्डर के ऊपर भी मुकदमा चला सकता है। तो वही कह रहा है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अगला है सीमित दायित्व। मतलब कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होगा, तो उसको पास जितना शेयर होल्डर होगा उसको उस तरह से क्या होगा, उसमें लाइबिलिटी होगा, दायित्व होगा। ताकि इस अंशधारी को उसके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। मतलब जितना उसका लिया शेयर लिया, उसका जो अंकित मूल्य उतना ही तक उसका क्या होगा, लाइबिलिटी होता है। कंपनी के दायित्व के लिए अंशधारी निजी तौर पर उत्तरदायी न होता है और व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग कंपनी में दायित्व के लिए नहीं किया सकता। मतलब ये जो अंशधारी क्या होता है कि निजी तौर पर इस सब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा बात है कि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग कंपनी के दायित्व के लिए नहीं किया। मतलब कंपनी का अगर मान लीजिए कंपनी कहीं डूब रहा है, कर्ज में है, तो जो भी शेयर होल्डर है वो अपना व्यक्तिगत संपत्ति इसमें नहीं लगा सकता है, दायित्व के लिए नहीं किया सकता। अगला क्या है, शाश्वत अस्तित्व। मतलब कंपनी का क्या है, एक शाश्वत अस्तित्व होता है। क्या है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के फलस्वरूप कंपनी का अस्तित्व शाश्वत होता है। मतलब इसका क्या है, पहले पढ़े पृथक वैधानिक अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व होता है, उसके बाद कंपनी का क्या है, अस्तित्व शाश्वत रहता है। क्योंकि अंशधारियों की मृत्यु, उसके दिवालिया होना, पागल होना, अयोग्य होना, इस सब से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई अंशधारी मर गया, कोई भी शेयर होल्डर पागल हो गया, वो डिजोल्व हो गया, दिवालिया हो गया, इससे कंपनी का कोई भी मतलब नहीं है। अंशधारियों द्वारा अपने अंशों का हस्तांतरण इसी प्रकार के स्वामियों में परिवर्तन होते रहने पर भी कंपनी मतलब मान लो इसका मालिक बदल गया, इसका अंशों का हस्तांतरण होगा, इससे कंपनी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्या करा है,
समान उद्देश्य। कंपनी की स्थापना का समान एवं वैधानिक उद्देश्य होता है। समानतः कंपनी लाभ अर्जन के लिए स्थापित एक संघ। मतलब कोई भी कंपनी क्या है, लाभ को अर्जित करने के लिए क्या है, स्थापित किया गया एक संघ है। कुछ कंपनियां लोक हित की दृष्टि से, मतलब ये देखिए, मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाने, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, क्या होगा, जो पब्लिक के लिए, लोक हित के लिए काम करती है, इसके लिए स्थापित की जाती है। अगला क्या है, संपत्ति पर स्वामित्व। देखिए, कंपनी की संपत्ति पर स्वामित्व कंपनी का होता है, न कि उसके अंशधारियों का या पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण यह संभव हो पाता है। देखो, कह रहा है कि कंपनी का जो भी संपत्ति है उस पर स्वामित्व क्या होगा, कंपनी का होगा, उसके अंशधारियों को ना होगा। क्यों ना होगा, क्योंकि इसका क्या है, कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके कारण यह संभव होता है। पता है कि कंपनी का जो भी संपत्ति है वो सब किसका होगा, कंपनी का होगा, उसका स्वामी कंपनी होगा। अगला क्या आ रहा है, संस्था का हस्तांतरण करते समय कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्ति विभाजित इसलिए नहीं कर सकता। इसलिए जब वो अंशों का हस्तांतरण करेगा, शेयर का ट्रांसफर करेगा, तो कोई भी अंशधारी क्या करे, कंपनी की संपत्ति विभाजित नहीं कर सकता। अगला क्या रहा है कि कार्य क्षेत्र की सीमाएं, मतलब कंपनी के क्या कार्य क्षेत्र की सीमाएं होती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कंपनी अपने सीमा नियम स्पष्ट उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत ही कर सकती, मतलब कंपनी का जो भी सीमा होता है, जो भी उद्देश्य होता है, उसके अंतर्गत ही कार्य कर सकता है। उद्देश्य वाक्य में स्पष्ट कार्य क्षेत्र और अधिकार सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब जो स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, उससे बाहर नहीं कार्य कर सकता है। कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं कंपनी अधिनियम, सीमा नियम और अंतर नियम द्वारा शासित होता है। कंपनी का जो भी कार्य क्षेत्र होता है, क्या होता है, कंपनी का अधिनियम है, सीमा नियम है, अंतर नियम, इसके द्वारा क्या होता है, शासित होता है। चलिए अगला क्या करा, अभियोग का अधिकार। देखो, कंपनी को क्या है कि इसके पास अभियोग का भी अधिकार है। मतलब कि कंपनी किसी पर क्या कर सकता है, मुकदमा चला सकता है, या कंपनी के ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है। कहा कि कंपनी एक मूर्त व्यक्ति, सही बात है, कि तरह कंपनी अपने अधिकारियों के लिए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर वाद चलाने का अधिकार होता है। देखो, कंपनी एक आम व्यक्ति, मूर्त व्यक्ति की तरह अपने अधिकार और अन्य व्यक्ति और संस्थाओं पर क्या कर सकता है, वाद चलाने का अधिकार है। मतलब अपने कंपनी अपने अधिकार के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उस पर क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता। कंपनी अपने अधिकार, संपत्ति आदि की रक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। मतलब जो भी कंपनी का जो अधिकार संपत्ति है, इस सब की रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट में, न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर वाद चला सकता है, और दूसरा व्यक्ति भी इस कंपनी पर क्या कर सकता है, वाद चला सकता। चलिए अगला क्या है, अनिवार्य अंकेक्षण। कंपनी के खातों का अंकेक्षण कराना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, जबकि साझेदारी तथा एकाकी व्यापार के लिए यह देखो, कंपनी के खातों का अंकेक्षण कराना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, लेकिन जब आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, मतलब अकेले आप कोई भी दुकान में बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपको जरूरत नहीं, लेकिन अगर कंपनी है तो इसका ऑडिट कराना, अंकेक्षण करना क्या होगा, कानूनी तौर पर अनिवार्य है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपनी के गुण और लाभ। कंपनी के क्या क्या गुण होता है, क्या क्या लाभ होता है। पहला, सीमित दायित्व। मतलब कंपनी के जो भी सदस्य होता है, उसका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। वो जितने अंश लेगा, जितने शेयर लेगा, उस पर ये सीमित होता है। जितने भी क्या होगा, शेयर लेगा, उस पर क्या होता है, वो सीमित होता है। कह रहा है कि इसकी विशेषता भी है और एक गुण भी है। गुण इसलिए कि इसके कारण सदस्यों या अंशधारियों का व्यक्तिगत जोखिम अंशों में निवेशित राशि तक ही रहता है। मतलब जो भी उसका जो व्यक्तिगत जोखिम है, तो जितना वो शेयर में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वहां उतना ही तक रहता है। दूसरा क्या है, हस्तों अंशों के हस्तांतरण किया जाता है। मतलब कि जो भी शेयर होता है उसका क्या, ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब कि अंशधारियों को उनके द्वारा आधारित अंशों को बेचने का अधिकार होता है। मतलब जो भी शेयर होल्डर, जो भी शेयर खरीदा हुआ, उसको उस शेयर होल्डर को क्या, उस शेयर क्या करना है, बेचने का अधिकार होता है। इस प्रकार खरीदने वाला
व्यक्ति उनके स्थान पर कंपनी का सदस्य बन जाता है। मतलब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का शेयर खरीदेगा, वो उस व्यक्ति का उस कंपनी का वो व्यक्ति क्या करेगा, उस कंपनी के व्यक्ति की जगह पर कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन सकता। अगला क्या है, निरंतरता की क्षमता। अंशों के हस्तांतरणता के कारण अंशों का विक्रय होता रहता है। सदस्य का आना जाना लगा रहता है, कोई सदस्य आएगा कोई सदस्य, लेकिन कंपनी निरंतरता में कोई मतलब, लेकिन कंपनी पर कोई ऐसा इसका नहीं पड़ता है। चलो आगे क्या कर रहा है, विकास की क्षमता। देखिए विकास की क्षमता में क्या कर रहा है, कह रहा है विपुल वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधनों के आधार पर कंपनी विकास एवं विस्तार की क्षमता रखती है। मतलब वित्तीय प्रबंधकीय संसाधनों के आधार पर कंपनी क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, विकास की क्षमता रखता है। अगला कह रहा है सुदृढ़ वित्तीय शक्ति। अंशधारी भारी संख्या में कंपनी के अंशों में निवेश करते हैं। जो भी शेयर होल्डर होता है अधिक से अधिक संख्या में अंश में क्या करता है, निवेश करता है, अधिक से अधिक शेयर खरीदता है। मतलब कंपनी के पास वित्तीय साधनों का पर्याप्त भंडार रहता है, इसलिए कंपनी के पास क्या होता है कि जो भी वित्तीय साधन उसके पर्याप्त भंडार बना रहता है। आवश्यकता होने पर वो अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करके ऋण लेकर भी वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करेगा, वो और शेयर को क्या करेगा, इश्यू कर सकता है या ऋण लेकर वित्तीय स्थिति में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। अगला क्या करा है, ऋण प्राप्त करने की क्षमता। कंपनी के पास अपनी स्वयं की पर्याप्त स्वामी पूंजी होती है, जिसके बल पर वह अनेक प्रकार की परिसंपत्तियों के ढांचों का निर्माण करती है। मतलब कंपनी के पास क्या होता है, स्वयं की पर्याप्त स्वामी पूंजी होता है, जिसके से क्या कर सकते हैं, वो अनेक प्रकार की परिसंपत्तियों के ढांचों का निर्माण, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन निर्माण कर सकता है। इनकी जमानत पर उसे ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई होता, मतलब अगर उसकी जमानत पर क्या होगा, उसको ऋण प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई उठनाई नहीं होता। बंधक पत्र एवं बॉन्ड का निर्गमन करके वो ऋण पूंजी प्राप्त सकता क्या कर सकता है, बॉन्ड है, बंधक पत्र और बॉन्डों का क्या कर सकेगा, निर्गमन करेगा और क्या करेगा, वो ऋण लोन प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वित्तीय संस्थाएं का विश्वास उसे प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि जो भी वित्तीय संस्थाएं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका उस पर क्या होता है, विश्वास होता है। इसका अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी इसे सरलता से, और इसके साथ साथ उसको दीर्घकालीन ऋण भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला क्या कर रहा है, केंद्रीकृत प्रबंध। अब सख्त नीति संबंधी मामलों पर भी शीघ्र निर्णय के लिए समय समय पर निदेशक मंडल की मीटिंग होती रहती है। कह रहा है कि जो आवश्यक नीति संबंधी मामलों पर क्या होता है कि जो भी निर्णय होता है, क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय के लिए समय समय पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसके क्या होते हैं, हमेशा मीटिंग होती रहती है। पूर्वानुमान, आयोजन, नियंत्रण एवं समन्वय आदि के लिए नीति संबंधी निर्णय संबंध में उच्च स्तर पर किया जाएगा। मतलब जो मान लो कि कंपनी के चलाने के लिए जो पूर्वानुमान लगाए, किस मार्केट में जो भी माल है, शेयर है, उसको बेचना चाहिए। आयोजन, किस प्रकार की कंपनी होना चाहिए। नियंत्रण, कैसे कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके, समन्वय किया जा सके। इस सब के लिए क्या होता है, नीति संबंधी निर्णय संबंध के उच्च स्तर पर किए जाते हैं। मध्य एवं निचले स्तर पर पेशेवर प्रबंधकों को द्वारा उसका प्रचलन, और जो निचले स्तर पर होता है उसके लिए क्या होता है, मैनेजर उसका काम करता है, और वो बड़े स्तर पर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका कार्य करता है। चलो अगला क्या कर रहा है, बाजार पर मजबूत पकड़। देखो कंपनी क्या क्या होता है, अपना गुडविल होता है, क्योंकि अपनी शाखा में सुदृढ़ विक्रय अवस्था के आधार पर प्राय कंपनियां विस्तृत बाजार पर अपनी पकड़ रखती है। जिससे क्या होता है, कंपनी बड़े स्तर पर बाजार में अपनी पकड़ बना लेती है। अगला क्या है, सस्ते एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद। अब जिससे हो क्या होता है कि अत्याधुनिक नए नए टेक्नोलॉजी तथा विशाल स्तर पर उत्पादन के आधार पर प्राय कंपनियां उपभोक्ताओं को सस्ते एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना। देखिए आज के जमाने में क्या है कि मॉडर्न युग में बहुत सारे क्या नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कंपनी बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर उत्पादन कर रहा है, अधिक प्रोडक्शन कर रहा है, और जो भी उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उसको क्या कर रहा है कि कम चीप प्राइस में, सस्ते रेट में अधिक गुणवत्ता एवं अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने में सफल रहती है। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी का क्या हो गया, गुण हो गया और
लाभ हो गया। ठीक है, ऊपर कंपनी की हम विशेषता पढ़े थे इंट्रोडक्शन में। आज के लिए इतना ही, और इससे से आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।